हुकूमत भी मेरी है, ऑपोजिशन भी मेरी है, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। ये भी नहीं पता कि मैं क्यों निकाला गया हूँ। ये भी नहीं पता कि मैंने ये 4 साल में राज नहीं बताए, अब मेरे दिमाग में है, अब मेरे दिल में है। मेरी दुआ है जल्दी राज फाश करे। और ज़ियाउल हक से शुरू हुए कि किस तरह ज़ियाउल हक के कैंप के ये हिस्सा बने। इस वक्त मुकाबला जो हार रहा है मियां नवाज शरीफ, वो अपने भाई के खिलाफ है। भाई पहले गया सऊदी अरब, एक सरकारी जहाज पे गया, बड़ा भाई परेशान हो गया, वो कमर्शियल फ्लाइट में बैठ के पीछे चला गया, और वो कमर्शियल फ्लाइट पे वापस आया है। आप सरकारी, दोनों भाई अलग-अलग गए, अलग-अलग आए हैं, अलग-अलग बातें कर रहे हैं, जुबानों से बोल रहे हैं। जो इस मुल्क के हालात देख रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अब शरीफ नहीं रहे। शरीफ एक इंटरनेशनल डॉन बन चुके हैं। वो रात की तारीकियों में, रात के अंधेरों में उनको जहाज आते हैं, ले जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिशें करते हैं, इसका हमें अंदाज़ा नहीं। मैं गुलाम हूँ सियाल शरीफ का, मेरा सियाल शरीफ से अकीदत की निस्बत है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं इस मामले में नहीं हूँ। हुजूर पीर सियाल को क्या मुश्किल है? हम अगर हुकूमत सारी उनके पीछे और उनकी हाथ जोड़ रही है तो उन्हें क्या मुश्किल है? मुश्किल तो उन्हें ही है जिनके लिए मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए। सईद कादिर और गुलाम सैन हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, अभी देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से हमारी आर्म ट्विस्टिंग की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने एक बार फिर हमें डाल दिया है पाकिस्तान मजहबी आज़ादियों के खिलाफ जो वॉच लिस्ट है उस पर डाल दिया। अब हमें वो वॉच करेंगे तो क्या उनकी, और हम ये भी देख रहे थे कि वज़ीर दिफा ने कुछ बातें की तो वो भी कुछ थोड़ा सा इस तरह लग रहा था कि ना जाने हमारे खिलाफ क्या हो, क्या कोई खौफ है हमारे लोगों में, ये क्या सिलसिला है। इसके अलावा ये अमेरिका हमें और क्या आपसे चाहता है, इस कैंपेन की टाइमिंग क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और क्या कोई खास वाकया है इसके पीछे, चौधरी साहब से ये खबर भी हम पूछेंगे, ये क्या मामलात हैं ट्रंप की इस तमाम कैंपेन के पीछे। नवाज शरीफ साहब की तरफ हम आते हैं अब और देखते हैं कि क्या राज हैं, कब पर्दा उठेगा कब नहीं उठेगा। क्या वो तन्हाई का शिकार हो चुके हैं अपनी पार्टी में, शहबाज शरीफ साहब से उनकी दूरियां भी हो रही हैं, और लीग के अंदर भी जो है हम देखते हैं कि कुछ खिचड़ी पक रही है। मगर क्या है, इसहाक डार साहब का कुछ होने वाला है, 17 तारीख उनकी है, क्या उनके असासों के हवाले से बात कहां तक जाएगी। बलूचिस्तान के ज़िमन में जो बात है, ये कहा जा रहा था एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है या नहीं है। भाई एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है तो आप कहां हैं, हुकूमत तो आपके पास है। वहां करप्शन की अनटोल्ड दास्तानें हैं जो भी चौधरी साहब से हम पूछेंगे, जिन पर नबी बख्श ज़हरी साहब पे जो इल्जामात खुद उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, जहां पे नौकरियां बिक रही हैं, सिलसिले क्या है, पोस्टिंग पे ब्राइबरी की इल्जामात लग रहे हैं, तो क्या, मगर बहरहाल टाइमिंग उसकी भी अहम है, उस पर बात करेंगे। और फिर मियां साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनका काम तो नहीं हमें पानी साफ देना, जाहिर है वो उनके दर्दमंदी है उनकी कि इस पर वो टेकअप करें, मगर ये कहां पे हैं। ये और एक और बहुत बड़ी स्टोरी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि इसका बुनियादी फोकस तो कराची होगा, मगर कितने पाकिस्तान में लोग इस इशराफिया की वजह से, इस मैशत की वजह से, ये लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं। हर दूसरा घर सुकून आवर दवाइयों पर लग गया है। एक बहुत बड़ी स्टोरी हम ब्रेक करेंगे इस हवाले से, और उसकी जो वजूहात हैं वो इंतहाई चश्मकुशा, और उससे हम ये भी आपको बताएंगे कि जो आउटफिट्स हैं एक्सट्रीमिस्ट, उनकी तरफ ये लोग इस पागलपन में क्यों उनके करीब जाते हैं, इसकी वजूहात क्या है, इस पे बात करेंगे। नैब का प्रोसिक्यूटर अभी तक नहीं लगाया जा 5 नाम दिए थे जस्टिस जावेद इकबाल ने, मगर सुना है कि शरीफ फैमिली अपना बंदा लगवाना चाहती है और इसलिए रुकावट है। और आज कोर्ट पूछ रही है कि वो अब तक क्यों नहीं, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में कोई केस आगे नहीं बढ़ सकता। इन्हें तो आदत अपने लोग, कहा जाता है अपने लोग जब तक न लगें ये अपॉइंट ही नहीं करते। इस पर बात करेंगे। मुल्क की मैशत के बारे में अच्छी अच्छी बातें नए नवेले वजीर खजाना राना अफसल साहब कह रहे हैं, और आज उन्होंने हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की भी बात की है, कर्जे पे जिनका हमेशा जो है इन्हिसार रहता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे। बिजली की लोड शेडिंग, बिजली की पैदावार, इंतहाई दिलचस्प खबर हम आपसे। अब इसकी वजह बिजली की पैदावार नहीं होगी मगर लोड शेडिंग होगी। उसकी क्या वजह है, वो गर्दिशी कर्जा कहां पहुंच गया है, ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी। इसके अलावा अद्वियात की कीमतों के हवाले से बात करेंगे, किसानों के हकूक के हवाले से बात करेंगे। 85 रुपए टन उनका जो है मिडल मैन उनका गन्ना सड़कों पर खरीद रहे हैं, और हत्ता की हालत यह हो गई है कि क्योंकि लकड़ी से भी सस्ता बिक रहा है तो अब भट्ठे वालों ने वो 85 रुपए टन खरीद कर अपनी जलाना शुरू कर दिया है। इस तकलीफ दे बातें हैं, इस पे आएंगे, मगर पहले चौधरी साहब आपकी और ट्रंप साहब के हवाले से तो बात में करेंगे। मगर क्या
ये अब खिचड़ी क्या पक रही है, इसके रास्ते से लोग तंग आ गए चौधरी साहब। वो कह रहे हैं ये क्या ड्रामा रोज लगा होता है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं हम, और दरमियान में फंसे हुए हैं। नहीं, दो तीन चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल थी और सुबह उन्होंने कल जिस तरह जजों पर हमले किए और चीफ जस्टिस का नाम, वो तो रोज कर रहे हैं वो। नहीं तो फिर आगे बढ़ता जा रहा ना काम। अब इसको किसी जगह रुकावट पड़नी है कि नहीं पड़नी? हमने तो कल क्या कह दिया, रुकावट आ रही है कि अब ये नहीं तहैया कर लिया है अदालतों ने कि किसी को बख्शना नहीं है। और आपको पता है यानी वो अब मिस कर गए, उन्होंने बुला लिया है 17 प्राइवेट जो अस्पताल है ना या सरकारी हैं, उनके यानी चीफ एग्जेक्टिव को तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें ये शरीफ सिटी भी है। जो लोगों की खाल उतर रही है, जो लोगों को मारा जा रहा है। अच्छा सब एक तरफ मैं इस पे बाद में आता हूँ, पहले मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। ये बताएं कि जब बलूचिस्तान में ये नो ट्रस्ट मूव आई और उसके बाद बहुत सी बातें हुई और फिर हर चीज़ में हम एस्टेब्लिशमेंट की टांग घसीट के अंदर ले आते हैं, भाई अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो आप कहाँ हैं? असेंबली तो आपके पास है। एस्टेब्लिशमेंट को छोड़े, वहाँ क्या हो रहा है? मैं बलूचिस्तान नून में लीग के वजीर आला की गवर्नमेंट है, हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा। ये अचकजई जो है महमूद खान अचकजई, इसका भाई गवर्नर है, ये है, इनके बंदे भी हैं वहाँ, सारा 6 वजारतें इनके अपने पास हैं और 6 अपने पास रखी, पहले 10 थी अब 6 रह गई। अच्छा, उसके बाद सिर्फ 3200 नौकरियों वाला क्या मामला है? महीने में 2 दिन वहां नहीं रहते वजीर आला। 32,000 नौकरियां 32,000 नौकरियों का क्या मामला खाली रखा हुआ है। जो 8-10 लाख रुपया दे दे, 8-10 लाख रुपया उसको जॉब दी जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? और जो एमपी है ये वो बलूचिस्तान के हकूक के लिए हम रोते रहते हैं। डेवलपमेंट फंड नहीं मिल रहा, अपोजिशन को नहीं मिल रहा, हुकूमत को नहीं मिल रहा, कोई परेशान हाल नहीं है। और इससे रियासत को जो है, बलूचिस्तान जो है आपको पता है एक सेंसिटिव एरिया है, दुश्मन उसके अंदर घुसा हुआ है। ये कलभूषण का वहाँ ही ऑपरेशन था। वो लोगों को चूंकि बैड गवर्नेंस का एक्सपीरियंस हो रहा है तो लोग रियासत के खिलाफ मुतनफर होते हैं। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। साहब वहाँ जितनी उनकी एलीट है, अभी वो मुश्ताक रईसानी का केस था, वो कहीं पहुंचा? उसका भाई जो है वजीर आला का, माफ करना, हाँ, वो अपना उसने बत्ताखोरी शुरू की हुई है, माफ करना। वो तो बड़े नवाब है, सुना है ज़हरी फैमिली। वो आप कह रहे हैं ना, ये तो उनके बंदे कह रहे हैं भाई। अच्छा, नून लीग वाले कह रहे तो हैं। ये उसके खिलाफ एक रद्द अमल के तौर पे बात सामने आई है। ठीक है, तो इसमें ये बताएं कि जो क्या पार्टी पोजीशन क्या जा रही है, क्या उनका अपना ही बंदा आएगा, मुस्लिम लीग नून की बंदा नहीं, तो वो उन्हीं का आएगा, कोई और आ तो जाएगा। फिर इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या नहीं, मतलब? आपका ख्याल नहीं है? कल नहीं हमने बताया जॉन जमाली, सरफराज बुगटी और एक वो साले बुतानी, इन तीनों में से कोई हो जाए। अच्छा, लेकिन जो साहब पता बात क्या है, मैं अफसोस से ये कहना पड़ता है हमें कि बलूचिस्तान का जो गिले शिकवे इस्लामाबाद और सेंटर्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, मगर जिस तरीके से बलूचिस्तान की अपनी इशराफिया ने बलूचिस्तान के अवाम को लूटा है, उसकी मिसाल भी दुनिया में कहीं नहीं नहीं, अशराफिया को आप दफा करें। वो इन्होंने नून लीग वाले जो है ना, इन्होंने तो वतीरा ये बनाया हुआ है, सर, नून हर लीग जगह नहीं है। लूट मार, साहब कोई पूछने वाला नहीं। वो गवादर का जब हम सारा रिकॉर्ड लेके आएंगे ना कि कौन से वजीर ने कितने प्लाट, अच्छा, कितने एक इशराफिया के हवाले से बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की है, जरा देखते हैं। कहते हैं ना उन्होंने अंग्रेजी में क्या की है? सी हु इज टॉकिंग, जरा दिखाएं। छुटकारा हासिल कर लें कि जिसमें हमें दिन रात सोते वक्त भी, सुबह भी, उठते बैठते हम पर तानाजनी हो और हमें निशाना बनाया जाए ऐसे तीरों का, जिसका सामना करना कोई आसान काम नहीं है। ये आज 21 करोड़ आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और फैसला अशराफिया ने करना है। आवाम तो बेचारे ना उन्होंने कभी पाउंड देखे, ना कभी उन्होंने डॉलर देखे, वो तो बेचारे दिन रात दुकानों में, खलियानों में अपनी दिन रात मेहनत करते हैं और खून पसीना गिराते हैं और बड़ी मुश्किल से और इसके हलाल कमाते हैं। ये फैसले डॉलरों के और पाउंड्स के और डॉइच मार्क्स के, ये फैसले अशराफिया करती है कि कौन लोन्स लेने हैं, कि क्या करना है, ये अशराफिया ने फैसला करना है। तो साहब वैसे तो बड़ी 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 दिल को अच्छी बातें लगती हैं और बाज़ औक़ात इनकी बातें सुन के मुझे लगता है कि ये कहीं किसी दिन सब कुछ अपना दान करके पैदल हज पे ना चले जाएं। मुझे इस तरह से लगता है, मेरी इतनी इनका जो मैंने जो कमिटमेंट नज़र आती है सीएम साहब की, इतनी बात तो उन्होंने ठीक की है, मगर बात यह है कि ये क्या कमिटमेंट आप बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि फिर मैंने आपने कहा ना कि मैं करता हूँ, यानी मैं तो जो बात करता हूँ जब तक उसके पीछे कोई ग्राउंड ना। ये आज एक अहम वाक़या सामने आया है कि नैब ने आह चीमा नामी एक शख्स है, उसको तलब किया कि तुम्हारे ये असासे हैं। हाँ। और तुम्हारी ये यानी नहीं, वो तो इनके लगाए हुए है ना, और तो चीमा साहब इनके हैंड पे नहीं थे। मैं इतनी बड़ा इंकिशाफ करने लगा हूं कि जो उसका तलब भी बता देना है, उसका नहीं सही तलब है यार, मेरा इन्होंने अपॉइंट किया था।
अभी भी अपॉइंटेड है। अच्छा, अब क्या कई है? ओहदे दिए आजकल हुए हैं, क्या है वो? एनर्जी की है। हुआ ये कि एक आला अदालती शख्सियत बावजूद जिनका प्राइवेट कन्वर्सेशन मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता, ना उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकता, उनसे बात हुई। मैंने कहा मैंने सुना है कि एक अफसर है, उसके अकाउंट में 7 अरब रुपया है दुबई में। वो यही तो नहीं है? तो उन्होंने आगे से उन जज साहब ने बात बदल दी? नहीं बदली। उन्होंने कहा फलां बंदा है। अच्छा, उन्होंने नाम बता दिया आपको? हाँ, मैं कहा ठीक है। लो जी, कुछ दिन बाद आपको पता मेरे बड़े ताल्लुकात है शहबाज शरीफ साहब, आजकल तो मैं ज़रा आपको पता जी कि ठीक है, उनसे बात हुई? मैं गया, मैंने कहा इस तरह हुआ है ये, अब ये क्योंकि ये जहां हम बैठे हुए हैं ना, अल्लाह ताला को जवाब दे। अच्छा, जब आपने उनसे कहा, असल बात पे रहे, हाँ। जब आपने उनसे कहा कि जी मैंने ये सुना है आहद चीमा साहब के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा? बड़ी और दिलचस्प बात एक अहम और मुअज़्ज़ज़ जज को मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा जी 4 अरब रुपया इसने फलां अकाउंट से, मेट्रो जो पहले बनी थी, हाँ। फलां शख्स ने, हाँ। अफसर ने वहां से खा गया और फलां जगह रखा। तो इन्होंने जवाब क्या दिया? वो सुन लें, जब वो तारीखी जवाब सुने, जो तकरीरें सुने और ये जवाब सुन लें। माफ करना, अनफॉर्चुनेटली अगर ये गलत हो तो मेरी गर्दन काट दे। हाँ, क्या जवाब क्या था उनका? चौधरी साहब, आपके पास इनके कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। आपके पास एक गुफ्तगू है? मैंने कहा हाँ जी गुफ्तगू है। तो ये और हमने मिलकर 200 अरब बचाया है। अगर फर्ज करें, नहीं एक मिनट, ये सुन ले, आपका लफ्ज गलत क्या गया ना, बचाया है या पचाया है? नहीं, पचान दा तो पंजाबी च है ना। अच्छा, पंजाबी में, अच्छा मैं गलत समझा था, सॉरी। ये कहते हैं एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, ये हवेली बहादुर शाह वाले पिक्की पावर प्लांट फलां में, और ये है वो सोने दास्तान को 200 अरब जब बचाया है, तो अगर आपके बकौल या उन जज साहब के बकौल इस शख्स ने 4 या 8 अरब रुपया खा लिया है, जिसका आपके पास 200 अरब बचाया है या आहद चीमा को बचाया है? नहीं, किसको बचाया है? अगर खा लिया है तो फिर क्या हो गया? अगर ये आपका नुक्ता नजर है काजी साहब, इफ यू आर हैविंग दिस यार वाह, 200 अरब बचाया है, अगर 4 अरब खा भी लिया तो क्या रह जाए? हाँ। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, इफ यू आर इंटरेस्टिंग यार, आप अगर इनके पास ये, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे ही एक बात बताएं मुझे। हाँ। ये एक छोटी सी रकम है, अब 40 अरब की बात तो मुझे शर्मिंदगी होती है छोटी रकम का जिक्र हाँ, करते हुए। क्या वो 2-3 अरब का कैप्टन आपको बात समझ लग गई कि नहीं? होप डाडी समझ लग गई है। कैप्टन सफदर साहब का भी 3 अरब का केस है, वो क्या है? क्या ये 3 अरब क्या? अभी तो मैं ग्वादर का लेके आ रहा हूँ। अच्छा। और ये अब्दुल कादिर बलोच का लेके आ रहा हूँ। हाँ। और कई अभी रिटायर्ड तो उसमें तफ्तीश शुरू की है ना, नैब ने तफ्तीश शुरू कर दी उस पर। हाँ, तो हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आपको पता, हमने पहले भी बताया था। तो आपको आप भी बेहोश होने लगे थे कि 50 खरब कैसे हो सकता है, वो तो हद हो गई हुई है बलूचिस्तान में। तो यानी अब सुना मेट्रो ट्रेन की वजह से तो एलडीए भी कंगाल हो गई। तो वो कंगाल तो आपने इस मुल्क को कर दिया, माफ करना। और वहां जो कमाल है, आपको तरक्की का सफर ही नजर नहीं आता। वाला वो कहते हैं कामा, उनका नाम रखो नवाज शरीफ साहब का, मिस्टर कामा। नहीं, आपको तरक्की का सफर ही नजर नहीं आता चौधरी साहब? किसको? आपको आना चाहिए। आप जब जस्टिफाई करना शुरू कर दें कि जी वो कोई गल नहीं, अगर 10 अरब रुपये लुट गया है तो सो वट। आपकी बात को जारी रखते हैं, एक और दिलचस्प क्लिप है इससे रिलेटेड, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सुनाइए चौधरी साहब का गुस्सा ठीक करते हैं। एक कारकुन के नाते ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए वाहिद ऑप्शन जमहूरियत है। इस गाड़ी को चलते रहना चाहिए। जमहूरियत के तसलसल में पाकिस्तान के तमाम चैलेंजेस का सलूशन है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, जमहूरियत तो होनी चाहिए। मुझे आज पता चला है कि चकवाल में तशरीफ ले गए थे, वहां 2 ग्रुप आपस में जमहूरियत का बहुत मुजाहरा किया उन्होंने। अच्छा। हम चला नहीं सकते, कुछ इस किस्म की वो हमारी वर्नैकुलर उसमें गुफ्तगू की गई है, जो शुरफा को जेब नहीं देता एक दूसरे से कहना। लेकिन ये है कि जमहूरियत का सफर चलते रहना चाहिए। मगर चौधरी साहब, ये जमहूरियत और क्या करप्शन लाजमन मलजूम है कि कोई बात नहीं चलती रहे, ये भी चलती रहे, जमहूरियत भी चलती रहे, करप्शन भी चलती रहे, अरबों की दिहाड़ी भी चलती रहे? ये मुझे कुछ लॉजिक समझाए, शायद आई वांट टू बी एजुकेटेड ऑन दिस। किस पर? मतलब ये जो कह रहे हैं क्या कह रहे कि भाई जमहूरियत क्या तल्लुक है इसके जमहूरियत का? अब ये अब इसका मतलब ये है चौधरी साहब कि हम आइंदा ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इस कल्चर को जिंदा रहने दें, क्योंकि जो करप्शन है वो जमहूरियत की लाइफ लाइन है। ये है, अब ये आर्ग्यूमेंट है। अगर हम करप्शन को पकड़ते हैं तो कहते हैं हम राज अफशा कर देंगे,
करप्शन को पकड़ते हैं तो कहेंगे जी हम सारी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, आप सुन लें। हाँ। एक जगह बहुत ही मिन्नत समाज की कि भाई ये करप्ट आदमी है, इसको निकालें निकालें निकालें, नहीं निकाला। मैंने कहा जी वो बड़े भोले बादशाह हैं चौधरी साहब। ओए करप्ट आदमी तो लगाते हैं हम, हाँ, दयानतदार आदमी तो लाइबिलिटी है हमारी। नहीं, दयानतदार आदमी हमें नजर आ जाए हम उसे इबरत का निशान बना देते हैं। वो एक जरमीना नामी खातून थी, वो उसके अकाउंट में जब मैंने कहा जी ये देखे इसको करोड़ों रुपए दे दिए इसी आदमी ने जिसको आप नहीं हटा रहे, और सारे अफसर उसके पीछे खड़े। ये उसने कितने बचाए थे? उन्होंने कहा कि इसने भी बचाए हैं, रहने दें। बचाए थे और अब उसकी जगह जो लगाया बचाने पे लगे हुए हैं। नहीं उसकी जगह लगे वो वहीं से अब ये मसला है। मसला ये है कि अब मैंने एक बात समझ में नहीं आ रही कि पहली दफा किसी हद तक चले जुज़वी हद तक कानून पे अमल शुरू हुआ, और अब मुझे हैरत हो रही है अभी 40 साल तो ये काम हुआ नहीं। करप्शन का एक बाजार गर्म था और वो एक मैटर ऑफ रूटीन में चल रहा था, मगर एकदम से पता चला कि नहीं ये तो जुर्म है और पहली दफा हमें हाथ पड़ गया। ये मामला है। और इसहाक डार था कि वो कुछ इसहाक डार साहब का क्या करें? देखिए इसहाक डार साहब आज फिर मुझे उसका फॉलो अप करना चाहिए। सबसे बड़ा जो और भी बड़े डैमेजेस करके गए हैं, मगर सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ है जब वो ओवरसी कर रहे थे, वो लॉ बन रहा था तरमीम का, इलेक्शन एक्ट जो बना रहे थे, उसमें से आपने वो डिक्लेरेशन निकाल दिया कि जिसकी बुनियाद पे चोरों को, डिफॉल्टर्स को, क्रिमिनल्स को रोका जा सकता था। दिस इज द ग्रेटेस्ट एवर डिससर्विस चौधरी साहब। अब मैं एक और बात कर दूं, 2018 में इलेक्शन होगा, तीसरी दफा जो है सिविल इंतजामिया हाथ बदल रही है। ये ड्रामे बंद करें हमारे साथ। अगर तो सारे करप्ट लोग 2013 की तरह उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाने हैं इसहाक डार साहब और इस कानून की वजह से, इतनी काजी तो वो ना कराएं इसके इलेक्शन होगा। अच्छा एक बयान बड़ा आपने सुना है तो बस तसलसल से, यानी हैरानी है मुझे कि ये क्यों बयान दिया जाता है कि आज तक कोई वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे हो और बेवकूफ़ हो, कोई रिकॉर्ड ही देख लिया करो। 20 दिसंबर आज तक कोई वजीर आला आया जिसने सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा किया हो? नहीं मैं एक बात बता ना लिया हो। पहली बात तो सॉरी बता कह रहा हूं, ठेके ना बेचे हो यार। एक मिनट सर, 20 दिसंबर 71 को भुट्टो मरहूम ने यानी इक़्तिदार में आए, ठीक है, और 5 जुलाई 77 तक वो रहे। आप पीरियड गिन लें, ये नहीं कोई अकल होती है यार, कोई तमीज होती है, रोज बयान देते जाते हैं। अरे कोई है नहीं ना बताने के लिए बात सोचा। मैं सिर्फ दोबारा ये दोहराऊंगा कि 2018 का चलो ब्रेक के बाद हमने और बहुत सारे इंकिशाफात ब्रेक के बाद एक स्टोरी चौधरी साहब मैं शेयर करना चाहता हूँ अवाम के साथ, लोगों के साथ। वो ये कि ये इनके इस निज़ाम की वजह से लोग कैसे मेहनत, लोगों की बहुत बड़ी तादाद मेंटल स्ट्रेस की वजह से पागलपन की हदों तक जा रहे हैं। अवाम, आम आदमी, इस पे हम आपको चश्मकुशा स्टोरी बताएंगे। और यहाँ जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं ना और बचते हो रही हैं, मैं उसका भी जिक्र करूंगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। चौधरी साहब एक स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है और इसका बुनियादी फोकस तो हमने कराची रखा है, मगर इसको फैला के देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 34% लोग ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं, और कराची में तो तकरीबन हर दूसरा घराना ऐसा है कि जिसमें 1 या 2 अशखास जो हैं वो रात को सुकून आवर या ट्रैंकुलाइजर जिसे कहते हैं या नींद की गोलियां खा के सोते हैं। और हमारा हर 10वां घराना जो है उसमें 1 शख्स या 2 शख्स ऐसे मौजूद हैं जिन्हें फौरी तौर पर साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। आप बढ़ा चढ़ा के नहीं दे रहे, ये मैंने नहीं, ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ। जी मैं अभी अर्ज करता हूँ आपको पूरा, आप इस पे आइएगा, पहले मैं फिगर्स आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा एक तो अच्छा, उसके बाद तकरीबन हर 10वें घराने में एक मरीज है जिसे जो है फौरी तौर पर मेडिकल हेल्प की जरूरत है। कराची में 2007-2009 WHO की रिपोर्ट, उसके बाद तो हमने ना बंदे गिन लिए, हमने अब मान नहीं रहे। उस वक्त कहा गया था 20 लाख लोग कराची में, उस वक्त तो अब हम फिर सेफली कह सकते हैं 30-40 लाख जो है वो इस ज़हनी बीमारी का शिकार। और पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़, 2007 और 9 की फिगर्स में दे रहा हूँ, 20%। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है चौधरी साहब, दिलचस्प नहीं कहना चाहिए, अफसोसनाक, आई एम सॉरी, आई टेक बैक माई वर्ड्स, वो ये है कि इसकी वजूहात जो बताई गई हैं वो वजूहात बड़ी सियासी हैं। वो बड़ी बताया गया है कि जो कराची में ख़ास तौर पर होता रहा पिछले 20-25 सालों से, माफिया का खौफ, मौत की धमकियाँ, भत्ते की चिट्टें, बेरोज़गारी, किसानों के माशी नुकसान, जिस तरह आप देख रहे हैं वो आग लगा रहे हैं, बढ़ते हुए ज़िंदगी के अखराजात। अच्छा जब लूट मार हो और आम आदमी को 2 वक्त रोटी ना मिले, उसको तहफ़्फ़ुज़ ना मिले, उसको इलाज ना हो, उसके यानी उसको पता ना, इलाज तो है ही कोई नहीं, वो आएंगे वापस,
आएगा या घर में ही अच्छा तकलीफ और बच्चे के लिए फैक्ट्रियां जलाई जाए हाँ। तो उनको डिप्रेशन ना हो तो क्या होगा? एक तो चौधरी साहब ये है, और हुक्मरान डाकू बन जाए और आवाम का ये अच्छा मैं ये इसमें देखें चौधरी साहब कि इसके इलाज जितनी 90% बीमारियां हैं इसके लिए सिर्फ 13 दवाइयां चाहिए। अगर 13 दवाइयां हों तो इंसान का इलाज हो सकता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह कि इसकी जो एक ढाई खौफनाक डायमेंशन सामने आई है वो क्या है? एक तरफ तो नशे की तरफ लोग जाते हैं, सिर्फ नशे, और एक अताइयों की तरफ लोग जाते हैं क्योंकि मौजूद नहीं है। मगर सबसे खौफनाक डायमेंशन ये है कि ये जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ टेररिज्म ऑर्गेनिक मसला है, लोग इतने पागलपन में इतने ड्रिवन हो जाते हैं कि वो इंतहा पसंद आउटफिट्स की बात क्यों नहीं करते, इंतहा पसंद आउटफिट्स की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो इसकी एक सबसे बड़ी वजह एक ये है। अच्छा, अब पीरों फकीरों की तरफ जाएंगे, आमलों की तरफ जाएंगे। आप देखते हैं टीवी पे, आप देखते रहते हैं कि जो लोगों का वो हशर करते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अक्सरियत कंसल्टेंट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो बहुत कम है कंसल्टेंट, बहुत महंगे हैं। सरकार इस हवाले से कोई जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट निल है। जो अब आबादी बढ़ी है, आपकी ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। अब देखें, सिर्फ उजाली आमलों की तरफ नहीं जा रहे, वो सिर्फ जाली पीरों की तरफ जा रहे हैं, वो नशे की तरफ भी जा रहे हैं, एफेड्रीन की तरफ भी जा रहे हैं, और साथ साथ वो जो ये आउटफिट्स हैं नीचे, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं, भत्ते वाले, माफिया वाले, उस तरफ जाके तो हम क्या कैसे पुलिस करेंगे? अब मैं आपसे पूछता हूं जिस समाज में 34% लोग ज़हनी बीमारियों का शिकार हों, आप जुर्म को कंट्रोल कर सकते हैं? आपकी सोसाइटी पुलिसेबल हो सकती है? आप उस वक्त नशे को रोक सकते हैं? ये काम थे करने वाले जो हमने नहीं किया। हमने क्या किया? हमने पुल बनाए, हम जो है वो ट्रेनें, तो पुल ढा दो। अगर इस मुल्क ने अवाम के सिरा ते टिकने ने हो, अगर आ इस मुल्क के 34% लोगों के लिए एक दवाई की एक गोली नहीं है तो ढा दो पुल। सर असी की करिए ना पुलों? वो क्या कहा था उस खेत के खोश है, क्या था वो? हर उस मुजस्सर ना हो रोजी, जला दे उसको, उस खेत से जिसके लिए हमारे लिए भूख उगती है। जला दे उन प्रोजेक्ट्स को, जला दे उन प्रोजेक्ट्स को जिनमें से हमारे बच्चे पागल होकर निकल रहे हैं, उनकी ग्रोथ स्टैंडर्ड है क्या है? नहीं तो इसका सियासत अगर इस डेवलपमेंट मॉडल में, अगर इस डेवलपमेंट मॉडल में तलक ये है कि आपकी जो आपकी प्रायोरिटीज हैं पैसे खर्च करने की, जब मेरे आपके टैक्सेस 80-90% इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसे आपके सामने आते हैं, तो फिर आप वहां पे आपके जो चीमा साहब की आप स्टोरी दे रहे थे, वो 4 अरब रुपए वो बचा लेते हैं। ये हो रहा है। फिर ये है लोग डिप्रेशन में, वो कहते बीमारी बचाया तो खा गया तो क्या हुआ? सही साहब, दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉमन पीपल। मैं 2007 और 2008 की फिगर, 2009 की फिगर दे रहा हूं। अब ये इससे भी बढ़ के होगा, और लोगों की जिंदगियों को इन्होंने अजाब बना दिया। और इसमें एक और डायमेंशन, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो ये कि हम चूंकि अपना कचरा नहीं उठाते, हमारा 50-60% कचरा शहर में डंप हो जाता है। वो माहौल जो है वो इंतहाई वो माहौल बुरे असरात ज़हनों पे मुरतब करता है, और हम बीमारों की एक जफर मौज जो है, फौज जफर मौज वो क्रिएट कर साहब है। ये है ये जो 56 कंपनियों का रोना नहीं चल रहा, वो एक जगह ऑडिट टीम गई है, वो रोज खाबे खा रही है उनसे और रोज नकद पैसे ले रही है। भाई वो अब इस ऑडिटर जनरल को ये चाहिए। मैं आप बताऊं, ये इस मैं बात करने लगूं, मैं माफी चाहता हूं, आप बुरा ना बनाइएगा। अगर मैं ये जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि 200 बचा लिया तो 4 अरब खा लो, तो यहां भी कोई मेरे ख्याल में इलाज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। इसमें आप नहीं समझते कि इलाज की जरूरत है किसी तरीके से? होने वाला इलाज है कि इनमें सब कोई नहीं बचेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल ये अच्छा, वो सियालकोट का क्या हुआ? अच्छा, सियालकोट ये एक अब आते हैं एजुकेशन के हवाले से। ओहो, हमने कानून भी बना रखा है। ये फुटेज इस सर्दी में ये आप देखिए, ये बच्चे ओक चिटाई है। ये सियालकोट है, जहां से हमारे खाजा साहब की कंस्टिट्यूएंसी है, या इसके साजिश होगी। ये साजिश हो रही है। ये साजिश तो बच्चों के खिलाफ हो रही है, इस मुल्क के अवाम के खिलाफ हो रही है। मगर वो क्या कहते थे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब देख लें, ये हमारे बच्चे हैं जिनसे मेन टैक्सेस आप करते हैं। आपको तो 5 लाख बंदे भी जो है वो फाइलर के जरिए जिनको बिठाओगे तो उनका लोगों को क्या, उनके मसाइल से क्या था? मगर ये देख लें, ये आप देख लें, ये हमारी एजुकेशन है। आज हेल्थ का हमने एक फैक्टर उठाया चौधरी साहब, और मैंने आज जब देखा तो मैं सोच रहा था कि सारा मुल्क इससे बड़ी स्टोरी है आपकी पनामा की। इससे बड़ी बात है कि आप आधे लोगों को, आधे समाज को पागल कर रहे हैं। मुझे बताएं, कोई हाल नहीं। मैं ये अब स्कूलों में कोई बच्चा नहीं आता, वो इसलिए कि सर्दियों में जाके क्यों बैठे? आज लोग बच्चे आए नहीं स्कूलों में। अच्छा, और सर्दियों में नमूनिया करा ले। सुन ले, वो किसी ने कहा कि भाई वो डीएनए जो है काजी सईद काजी साहब और चाहे गुलाम सैन ने, ये करप्शन जो हो रही है चप्पल कंपनियों पर, और दूसरे चैनलों ने भी बात की है। वो लोग नहीं, ये रोज बातें होती है, हमने जो लूट मार करनी है
जारी रख। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है रजाक नामी कोई। मैंने कहा अच्छा बच्चू इंशाल्लाह ताला अगर ये फाल यानी एक्टिव जो है। वैसे आप गलत नहीं कह रहे, मैं आपको बताऊं, जब इनसे बात होती है तो हम कहते हैं यार तुम्हें डर नहीं लगता यार, तुम इस तरह ओह पाकिस्तान है भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हर बंदे को अपना। मैंने एक ठेकेदार से बात की, मैंने कहा यार ये कितने पैसे नीचे खर्च होते हैं 100 रुपए में से? उसने कहा जी देखो बस 70% बच जाते हैं, यानी 30 देने पड़ते हैं। और मैं कहा 70 अगर बचते हैं उसमें से 40 तुम खाते होगे ना, नीचे तो फिर 20-30 ही लगा। ये एक यहाँ रूटीन बन गया। और यार ये ख्वाजा आप साजिश क्यों नजर आ रही है? जो लोगों को कहता था कोई शर्म होती है यहाँ होती है, तो उन्होंने दिखाया ना तस्वीरें उसको। खुदा का खौफ करो, कोई इखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। एक दिन वैसे यार वो भी फुटेज दिखाए हमारे। चलो ब्रेक पर आते हैं, उसके बाद हमने एक और भी अहम बात करनी है, बहुत ही अहम, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और एक दो हमारे पास और रिपोर्ट्स हैं, उस पर हम बात करके। मीशत के बारे में बड़ा कहा जा रहा है, बड़ी अच्छी हो गई है। अब राना अफजल साहब बड़े भले मानस आदमी हैं, जो नए स्टेट मिनिस्टर आए हैं इसके, वो भी बता रहे हैं बहुत कुछ, मगर हकायक कुछ और बता रहे हैं। और हकायक की जो कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो ना सिर्फ चश्मकुशा है बल्कि चौंका देने वाली है। कहा यह जा रहा है कि जी बिजली की पैदावार तो हमने बढ़ा दी है, वेरी गुड, बड़ा अच्छा किया आपने। यार आप मुझे बताएं कौन सी मईशत बेहतर हो रही है? इनकी मईशत बेहतर है। वो तो इनकी बेहतर है, इनकी बेहतर है। आप किसान जो है गन्ना जला रहे हैं आपके सामने। हाँ, मैं तो नहीं कर रहा, नहीं जला नहीं रहा, उसके अलावा उसकी भी हमारे पास आज स्टोरी, सिर्फ जला नहीं रहा, हाँ। उसके साथ जो हशर हो रहा है और जल रहा है गन्ना, अच्छा। यानी बालन बन गया है। हाँ, लकड़ियों की जगह जला रहे हैं। और नंबर 2 महंगाई की जो तूफान आया हुआ वो आज अखबार भरे हुए। जब ये आए थे तो उस वक्त सर्कुलर डेट था, यानी जो गर्दिशी कर्जा था 480 अरब रुपए उन्होंने फौरन पे कर दिया। उस पर बहुत बड़े सवाल 555 अब सवालियात नहीं सर, नहीं टोटल मिला के उसके फिर रिसीवेबल और सारे कर्जे मिला के 920 अरब रुपए का, ये आज 10 बिलियन डॉलर जी, 900 तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का बन जाता है, 9 पॉइंट समथिंग का, 920 बिलियन डॉलर का। और कहा यह जा रहा है कि अब जो आइंदा जो लोड शेडिंग आएगी वो इस वक्त 7,000 और 11,000 आपने बढ़ा दिया, जो कह रहे हैं वो तो बढ़ जाएगा, मगर आपने इतने फॉल्टी और इतने वीक मुआहदे किए, यानी वीक नहीं, यानी उसे कहना चाहिए कि बदयांती पे मबने किए हैं कि आपने कैपेसिटी पेमेंट 16.2% आवाम पे डाल दी है, ठीक है। इसके बावजूद आप लोड शेडिंग पेमेंट नहीं हो रही। आपने जो लाइन लॉसेज हैं, सॉरी 16.2% लॉसेज आपने आवाम पे डाल दिए। और कैपेसिटी पेमेंट इतना बड़ा फ्रॉड है कि जनाब आप बिजली नहीं बना रहे, बिजली पैदा नहीं हो रही, मगर आप इतनी पैदा कर सकते हैं। तो जो आप पैदा कर सकते हैं और जो आपने पैदा की है, आप क्या ना क्या 100 रुपए की बिजली है ना, आप समझिए आप एक फैक्ट्री है चोई साहब, आप 100 रुपए की बिजली बना सकते हैं, आप 50 रुपए की बना रहे हैं, मगर हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं। दिस इज कैपेसिटी पेमेंट। अब सादा होगी ना बात। अच्छा, इसके बाद भी आप बारी लोड शेडिंग इसलिए क्योंकि ये पेएबल नहीं है, पीएसओ अंडर प्रेशर आ गया है, और पीएसओ जो है वो उसके पास उसे 60 अरब रुपया चाहिए फौरी तौर पर अपनी एलसीजी। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हमारा कारोबार बड़ा अच्छा है। अब एक इदारा और तंजीम है, उसका नाम है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जिसमें बड़े लोग जो हैं सरमाएदार सनतकार इसके मेंबर। करता क्या है? उन्होंने कुछ और तो नहीं किया, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट का जो यानी उसका मैं सिर्फ उसका अगर हेडलाइन पढ़ दूं ना, उसका टाइटल, तो वो क्या है? पाकिस्तान ये है कि बढ़ती दरामदात, गिरती हुई बरामदात, कबल अज़ वक्त सन्नत की बंदिश। यानी वो ये कह रहे हैं कि हुजूर आपकी वजह से हमारी तरक्की की बजाय तनज़ली हो रही है, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। उसकी वजूहत वो क्या बताते हैं? बिजली महंगी, इंतहाई महंगी, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा महंगी है, और हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही हैं। और लोग जो हैं, इससे पहले हम स्टोरीज कर चुके हैं कुछ, तो ये स्टोरी थी गलत या सही, लोग यहाँ से बांग्लादेश ले गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा किसके पास? IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। चुनाचे ये जो इदारा सबसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में है ये बताने के कि आपका कारोबार पाकिस्तान में चल रहा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, कारोबार करने की जो कीमत है पाकिस्तान में, इतनी महंगा कारोबार कहीं भी नहीं रह गया। आप किसी दुनिया के मुल्क के साथ मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं रहे। आपकी अपनी इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कैसीनो इकोनॉमी की। अब मैंने जब देखा ये
क्या जो जो जुए की इकॉनमी के, तो उसमें बड़ी दिलचस्प बात कैसर बंगाली साहब के है, आपको पता है मैशदान, उन्होंने जो कैसीनो इकॉनमी का, मैंने कहा यार अगर ये मारे जा रहे हैं पीबीसी वाले पाकिस्तान जो सनतकार हैं, तो ये आखिर माल जा किधर रहा है, हु इज बेनिफिटिंग, इसका फायदा कौन उठा रहा है। तो उसमें बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। तो उन्होंने कहा कि जनाब अब जो नए जागीरदार हैं ना, वो नए जागीरदार जो हैं वो बन गए हैं स्टॉक ब्रोकर्स, तेल बरामद करने वाले, उस पर IPP 40% जो है मुनाफा लेने वाले, ये LNG जो आपने लगाया है टर्मिनल जो इंपोर्ट करके 65% रेट ऑफ रिटर्न, तो एक नई शराफिया निकल आई है जो कैसीनो इकॉनमी है। और कैसीनो इकॉनमी के बारे में वो ये कहते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान जो साहब ये है कि गुर्बत और अमारत में बेपनाह फर्क पड़ता है, और उसमें जॉब क्रिएशन, ये कारोबार, ये बिल्डिंग ना कल आपने क्या स्टोरी दी थी, 38 किलोमीटर की जमीन ले लो और उसमें पीलाट बनाओ, और 2 लोगों को यही कर चल रहा है ना। अभी आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने प्लाट, तो ये मुनाफा बख्श कारोबार यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी डीलर बना, हर बंदा यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है। तो ये बेसिकली आपकी जो सर्विस सेक्टर आ गया, स्टॉक आ गए, जो कि कोई रियल इकॉनमी नहीं होती। अगर स्टॉक आपके ऊपर जाए या नीचे जाए, उसका रियल इकॉनमी से कुछ ज्यादा लेना देना कतन नहीं होता, वो एक कैसीनो की तरह होता है, कब बढ़ गया कब। तो ये लोग, अब ये देखिए ये कौन लोग आ गए हैं, अब कौन सी शराफिया सामने आ रही है जो कहती है हमने अगर 4 अरब खा लिया है तो क्या हुआ, 200 अरब बचाया, ये है बचाया कुछ नहीं, खाया ही है, हकीकत ये है। तो अब बेसिकली ये खुद अपने निजाम के लिए इतने डिट्रीमेंटल हैं, वो लोग जिनकी ये पार्टी थे, यानी ये सरमायादारों की पार्टी थी, ये इशराफिया की पार्टी थी, गरीबों की थी नहीं। गरीबों की पार्टी को तो कुचल के आए थे, जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी गरीबों की पार्टी थी। तो उनके अपने लोग ये कहते हैं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वाले। और फिर इसके बाद एक और बात जिसे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया। पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक मैंने फिल्म देखी, उसका क्लिप बड़ा मजे का था, मैं आपको वो दिखाना, दिखाएं जरा वो क्या था, अंडरवर्ल्ड की क्या कहानी थी। यही वजह है कि जिसे कभी प्यार से देशु बोलते थे, आज डर कर डी कहते हैं। डी उसको नहीं रोक पाया कोई, क्राइम को उसने बिजनेस बनाया, पॉलिटिक्स को बुर्खा पहनाया और अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड में लाया। आज भी डी कंपनी का सबसे बड़ा उसूल है, धंधे में दोस्त दुश्मन होता है। तो चौधरी साहब, ये जो अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड बनाया गया, ये कैसीनो इकॉनमी का ये किस्सा था। एक और क्लिप देखते हैं जरा, और हालात जरा वाजे होंगे। जी दिखाएं। जमीन गांव वालों का और सौदा तू किया अपने साथ। गांजा सेठ, मैं तो पैसे। बस ये रुपए तुम रख लो। अब उन्हें एक बार चीज देता है ना, वापस नहीं लेता। अपना उसूल कहता है, अगर फायदा हो तो झूठ को सच मान लो, दुश्मन को दोस्त बना लो, समझा? जा जी चलें, ये भी हमने इजाफी तौर पर आपको दिखा दिया है, दुश्मन को दोस्त मान लो, अगर फायदा हो रहा हो, झूठ को सच बना दो। मैं ये कह रहा हूँ, ये हुआ क्या, ये कैसीनो इकॉनमी कैसे मार्ज वजूद में आई। 30-40 सालों से इस मुल्क की आपने बेड़ा गर्क किया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी बहुत अयूब खान के दौर में हुई थी और भुट्टो के दौर में हुई थी, आज आपका बस चले तो आप स्टील मिल के प्लाट बना के बेच देंगे। आप जिस तरीके से आपने टेक्सटाइल हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स को फारग किया, यानी बजाय इंडस्ट्रियां बनाने के, आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आपने ये कौन सी कारोबार है, दहशतगर्द पैदा करो, बताओ। ये हुआ ना 30 सालों से, क्या हुआ हमारे साथ, बंदरबाट कर दो, चाइना कटिंग, ये मैशियत राइज होगी ना। लेकिन ट्रंप क्या कर रहा है और पाकिस्तान में अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि मैं उस वक्त का आपकी इकॉनमी और क्राइम पर सुन रहा था, पॉलिटिक्स पर हमने बातें करनी है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी जरूर फरमाएं ना, आप क्या ट्रंप के बारे में कह रहे थे। उन्होंने हमें एक जो मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी की एक वॉच लिस्ट है, उस पर डाल दिया है। आप देखेंगे अब इस तरह से करते रहेंगे, कभी उन्होंने इजराइल को नहीं डालेंगे इस पर मजहबी आज़ादियों की वॉच लिस्ट। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल जिसे कहते हैं गजा में बना रखी है, और हर किस्म के जराइम करते हैं। और उनके अपने यहाँ भी उन्हें जितनी आर्मी चीफ का कल जो शहीद के घर गए हैं, उनके कितनी औलाद थी, 3 उनके शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा फिर भी जी बिल्कुल हमारी कौम और फौज एक है, और ट्रंप और नो ट्रंप, मोदी और नो ट्रंप। लेकिन एक बड़ा मेजर सा जवाब दिया हमने उनको। जाहिर है नहीं हमें कोई लड़ाई थोड़ी करनी है, नहीं कम कर सकते। लेकिन मैं और बात करने लगा हूँ। ये अभी आपका तो शो इस हफ्ते का आखिरी है,
इंशाल्लाह पीर को हम जब आएंगे उस वक्त तक सियासी डेवलपमेंट और तेज़ हो जाएगी। बलूचिस्तान हम डिस्कस कर चुके हैं। आज आपने देखा है कि जो शहदा थे खादिम हुसैन रिजवी के लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस के इस्लामाबाद में, हज़ार हा बंदा इस सर्दी में लियाकत बाग में जमा हुआ है। ठीक है। और लाहौर में भी जलाली साहब को उतना इज्तिमा नहीं था, लेकिन था। और कई लेकिन अब जो सब वो तो ठीक है, और उसकी बात करेंगे। 9 को उन्होंने रखा है और 7 को ताहिर अल कादी साहब ने एपीसी की जो एग्जेक्टिव कमेटी है, यानी वो स्टैंडिंग कमेटी, उसका इजलास रखा है। और गालबन 15 जनवरी नहीं आएगी। ये सारी धरने और मरने और रैलियाँ शुरू है, असम्बलियों से इस्तीफे इकट्ठे किए जा रहे हैं। और आपको हैरानी होगी कि कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद जो है वो इस्तीफे दे। लेकिन जो साहब अब ये है कि हम अब ये जो और इंशाल्लाह मुल्क से इन डाकू चोर जो और उनके हमायतियों की से जान छूट जाएगी इंशाल्लाह इसी महीने। ये जान छूटनी है यानी छूटनी बाद में बात करेंगे। लेकिन जो साहब बात ये मुझे बताएं कि ये जो अब वजारत खारजा कहाँ पे खड़ी है? अभी जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका भी एक आया था, मैंने देख रहा था उनका एक शॉट वहाँ पे। अब क्या है कि हम कितने, मुझे एक अजीब और गरीब इम्पोर्टेंस का एहसास होता है व्हेन वी आर डीलिंग बिकॉज ऑफ जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने जो हमारे लीडर्स हैं, उधर जान ही कोई नहीं। उनकी सारी जान तो तोते में है। तोता क्या है? अपना उनके बैंक अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स, और वो सारे वेस्ट में हैं। ये कैसे बात करेंगे उनसे? मतलब आज नवाज शरीफ साहब ने जो बात की मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने कदरे बात बेहतर की, मगर अगर वो पावर में होते तो वो भी ना करते। अब मतलब ये है ना प्रॉब्लम हमारा, ये है कि हम मामले नहीं कर सकते क्योंकि माशी तौर पर एक वीक किसने किया? एक ऐसी मैशियत जो सिर्फ एक इंतहाई माशी तौर पर मजबूत इशराफिया पैदा कर रही है और एक कमज़ोर अवाम पैदा कर रही है, तो उसकी फिर आलमी सतह पर क्या इज्जत होगी? बताएं चौधरी साहब। क्या सुन नहीं रहे? किधर पहुंचे हुए हैं? नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूं। नवाज शरीफ ने क्या पॉजिटिव? नवाज शरीफ ने कुछ तो कहा ना कि भाई ये आपकी अनडिप्लोमेटिक गुफ्तगू कर रहे हैं आप ट्रंप साहब। बाद में जो उन्होंने कल गुफ्तगू लिखी हुई की, मेरा ख्याल वो रिटर्न था। नहीं आपको ये कुछ अभी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मैंने तो नहीं सुनी। भाई आप तो जिस तरह कर लें ना करें उसका क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कंटेंट की बात कर रहा हूँ। कंटेंट जो उसका था वो बाद में फिर तान उनकी आगे वापस उस पर टूटी। मगर बात यह है कि जब अंदर आपकी इतना क्यास, इतनी लड़ाई चल रही है कि एक हुकूमत भी है और वो जरदारी साहब ने क्या कहा दोबारा, बाकी तो चलता रहेगा भी है। लेकिन कौम को, नाजरीन को, सबको एक अहम खबर और जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि अभी प्रोग्राम का तो आखिरी हिस्सा है और खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अगले दिन की 12 बजेगा और अगला दिन शुरू होगा तो फिर साथ ही हमारे को सईद काजी साहब की सालगिरह शुरू हो जाएगी। नहीं अभी नहीं शुरू होगी, क्या करें? अभी नहीं है। मेरी वो गलत बता रहे हैं आपको। मेरी 5 जनवरी को है। वो कल शुरू हो जाएगी ना 12 बजे। अभी अच्छा क्या हो गया? कल 12 बजे रात को। अच्छा अभी। ओहो अच्छा ठीक। ओह मैं डेट ही भूला हुआ था चौधरी साहब। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू, शुक्रिया चौधरी साहब। अब कि हम तो वो कह रहे हैं ना कि साल कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन चलें किसी काम आ जाएं, पता नहीं। लेकिन चौधरी साहब बात आगे बढ़ाते हैं। बात यह है कि ये जो इस मुल्क है, इस मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो कब मुस्तहकम। मैंने कहा कि ये चोरों, डाकुओं और लफंगों से आपकी जान छूटने वाली है। मैं तो ये कह रहा हूँ और इंशाल्लाह। बट हु इज वेटिंग इन द विंग्स? इनको तब्दील करने के लिए कौन आ रहा है? नो आएगा वही जिसको अवाम का इत्मीनान होगा नंबर 1, जमहूरियत के जरिए, वोटों के जरिए, और जिसको वोट पड़े उसके साथ सिस्टम चलेगा। लेकिन चोरों डाकुओं को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाएगा ना जीतने दिया जाएगा, ये सीधी सी बात है। बहरहाल देखेंगे। मगर मैं जाते जाते आपको ये बात करना चाहता हूँ कि बात ये है कि एक तो ये कि ये ट्रंप को इट शुड बी टेकन सीरियसली लेना है और हमें उन्हें बताना भी है कि हम इतना ज़रा उसमें पोजीशन लें, डिप्लोमेटिकली सख्त पोजीशन लें। मगर सवाल पता क्या चौधरी साहब, मैं फिर एक स्टोरी जो हमने की थी मैं आज दोबारा दोहराता हूँ। जिस वक्त आपकी जो इलेक्टेड इशराफिया का कैरेक्टर है ना, वो आपकी पॉलिसी में झलकता है। आप ये जो जुर्म करके गए हैं यहाँ पर, ये जो आपने डिक्लेरेशन जो है कैंसिल किया है, निकाला है, स्ट्राइक आउट किया है हमारे कानून से कि जनाब हम नहीं पूछ सकते कि ये जो इलेक्शन बंदा लड़ रहा है इसने कोई कानून तो नहीं तोड़ा। इसहाक डार साहब ने ये जो डिससर्विस की है चौधरी साहब, इससे पूरा 2018 की इलेक्शन की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और असम्बली को चाहिए कि अब एक दफा फिर जिस तरह खत्म नबूवत पे इकट्ठे हुए थे, इस पे इकट्ठे होकर दोबारा डालें, वरना हम ये कहेंगे कि इस पे सबका एका था। लिहाजा 2018 के इलेक्शन में से कुछ नहीं मिलेगा चौधरी साहब किसी को भी। यही लोग दोबारा आ जाएंगे। आप कहते हैं ना ये डाकू चले गए, वो चले गए, और नहीं, सॉरी टू से दैट। अगर वो शिक वापस नहीं आती तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो वो शिक आ भी जाए तो तब भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं।
कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब अस्पतालों से यानी गंद साफ करवाएंगे। ये उनका काम तो नहीं है, मगर उनकी मेहरबानी कि वो इधर तवज्जो दिला रहे हैं। मगर ये काम सियासी तहरीकों का है, सियासी लीडरों का है। न जाने वो किस जन्म में आएंगे और कब आवाम को उसके वो लीडर मिलेंगे जो उन्हीं अस्पतालों में इलाज करवाते हैं जिसमें वो खुद करवाते हैं, तभी ये ठीक हो सकेगा। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।